लिए एक चीज बताइए, एमबीबीएस नहीं, एमबीबीएस के बाद 3 साल का कोर्स और बड़ा होता है बड़ा डॉक्टर बनने के लिए, तो गायनेकोलॉजिस्ट है जिसको स्त्री रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। जिस कोविड की ये बात कर रही थी, सरकारी अस्पताल झज्जर में डिप्टी सीएमओ थी। ये 8 बजे कोविड के समय जब बाकी लोग छुपते फिरते थे तो जाकर के ये ओपीडी में बैठ जाती थी कि मेरे पास कोई भी आओ। जब कोविड 2 बार इसको खुद कोविड हुआ, लेकिन पीछे नहीं हटे। क्यों नहीं हटे? उसने एक उदाहरण दिया। इसी धरती पे हमारे पूर्वज भूरा निगाहिया और हमारी उस समय की हमारी खाप की बेटी, इनकी बुआ दादी जो समझो स्वाति की हमारी बुआ भोड़ी, तो इसको भोड़ी का वो चरित्र याद था कि जहां आकर के दुश्मन हमला बोले, महामारी ने भी हमला बोला तो महामारी के खिलाफ लड़ना है, जंग का मैदान छोड़ना नहीं, उसका सामना करना है। ये हमें सबको सीखना चाहिए। अब बहुत सारे एक बात यहां पर जो खापों का हमारे यहां सिस्टम है, और मैं 36 बिरादरी को लेकर के चलता हूं। एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूं और रिकॉर्ड पे मैं उसका 2-3 आदमियों का नाम लेके बता रहा हूं। आपको पता है कि हमारा भतीजा दीपेंद्र हुड्डा वो नागौर में ब्याह गया है, जब तक वो नागौर में नहीं ब्याह गया था। और भूपेंद्र हुड्डा का भी वहां टूर प्रोग्राम बन गया और मेरा भी टूर प्रोग्राम इसलिए बन गया कि वहां नागौर में कुछ कांग्रेस ने गड़बड़ कर दी उन दिनों में, तो वहां के बड़े प्रधान एक रिद्धकर्ण जी है, वो आए कि जी हमारी सीट तो नागौर में ये रिजर्व है, लेकिन जो 36 बिरादरी को साथ रखता है दलित समाज का, उसकी टिकट काट करके और जो समाज को नहीं मानता उसको दी जा रही है। तो मैंने लड़के वो टिकट दिलवाई थी। और जब मैं नागौर में गया तो उनके साथ एक समाल के पहले सरपंच रहे, भूपेंद्र हुड्डा के साथ रहते हैं, समाल का पहलवान वो सरपंच था। तो उसने देखा कि हर आदमी रमेश दलाल की चर्चा कर रहा है। आज तो नागौर में मैंने बताया अपनी रोहतक से रिश्तेदारी हो गई, लेकिन उस समय दीपेंद्र का ब्याह नहीं हुआ था, तो नागौर में चर्चा हो रही थी। तो पहलवान ने भूपेंद्र हुड्डा के सामने कहा, समाल वाले पहलवान ने, कि दलाल साहब यहां दलाल खाप के गांव है क्या? वो दलाल खाप का कोई गांव नहीं था। मैं बोला पहलवान जी, रमेश दलाल का तो पूरा गुजरात, पूरा राजस्थान, पूरा देश, हरियाणा, वो सारी मेरी खाप है और सारी मेरी बिरादरी है, इनके मैं काम आता हूं। इसलिए इस प्रकार की बातें बोल रहे। तो मैंने एक किस्सा आपको बताया। आप रमेश दलाल को कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं पर भी ले जा करके छोड़ देना, उस पे न तो जाति सूचक कोई भावना का कभी आरोप लगेगा, क्योंकि वो 36 बिरादरी का है। और जब हम जाट सहित 6 जातियों का आरक्षण मांग रहे हैं, तो मैं इसलिए आरक्षण नहीं मांग रहा, जाट सहित 6 जातियों का मांग रहे हैं, जिसमें त्यागी भी है, बिश्नोई भी है, रोड भी है, मूले जाट भी है और सिख जाट भी है। यदि मैं जाट के घर भी पैदा रमेश दलाल नहीं होता, तो भी उसने जाट का आरक्षण इसलिए मांगना था क्योंकि उसके साथ भेदभाव हुआ, और उसके साथ 5 जातियों के साथ भी भेदभाव हुआ। किसी भी बिरादरी के साथ कोई भेदभाव होगा, ब्राह्मण से बाल्मीकि, तो रमेश दलाल अंगड़ाई लेगा, वो लड़ेगा और उस बिरादरी का हक उसकी झोली में डालेगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है और उसके पूरे जीवन भर तक प्रतिज्ञा रहेगी। मैं जहां ब्राह्मण को देवता मानता हूं, मैं वाल्मीकि समाज, महर्षि वाल्मीकि जिसने भगवान राम की संतान को पाला, तो मैं उसको भी देवता मानता हूं, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि उस समाज ने एक देवता जैसा काम किया। तो रमेश दलाल के लिए 36 बिरादरी, जब ब्राह्मण से वाल्मीकि दोनों मेरे लिए देवता है, तो पूरा हरियाणा और देश का संपूर्ण गरीब समाज वो मेरा अपना परिवार है और वो मेरे देवता हैं। सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए रमेश दलाल 36 बिरादरी को साथ लेकर लड़ाई लड़ रहा है। समगोत्र विवाह का मुद्दा तो
लिया है। अब मैं एक छोटी सी, बहुत लोगों के मन में एक बात रहती होगी, ये बातें कहां से सीखता है, इसके दिमाग में क्या चलता है, ये कहां से मुद्दा उठा करके और सरकार की छाती पर जाकर के बैठ जाता है। मैं इन बुजुर्गों से, इन बच्चों से कहूंगा कि बुढ़ा की चिलम भरेंगे, उन दौरा बैठेंगे तो ज्ञान ले लेंगे। एक ज्ञान है किताबी, एक ज्ञान है समाज का। समाज का ज्ञान जब तक अपनी चाची, ताई, दादी, अपने चाचा, ताऊ, दादा के पास नहीं बैठोगे, बच्चों, युवा साथियों, कभी आपको समाज का ज्ञान नहीं मिलेगा। वो मेरे मार्गदर्शन रहे। और रमेश दलाल धर्म में भी विश्वास ही रखता। अब हम कौन सी भूमि से हैं? जब संयुक्त पंजाब था, लाहौर राजधानी थी, तो हमारे यहां कुश्ती का दबदबा था। और कुश्ती की एक छोटी सी बात मैं आरंभ करने से पहले बताऊं कि हमारा जो मांडो टीवी जो दलाल खाप रही है, जब सबसे बड़ा तैमूर लंग यहां युद्ध करने के लिए आया तो दिल्ली के टीकरी गांव में सरोखा पंचायत हुई दलाल खाप की अध्यक्षता में। तो उस समय एक धूरा बाल्मीक समाज का वो बहुत बड़ा योद्धा था और मांडोठी में उसकी रिश्तेदारी थी, हासी का था, अपने हिसार में हासी का था। तो उसने कहा कि मैंने तो आपके गांव में जाति के नाम पर भेदभाव देखा नहीं, उसी अखाड़े में आप लड़ते थे, उसी अखाड़े में मुझे आपने पहलवान बनाया, तो आज मुझे क्या जिम्मेवारी दोगे? तो तैमूर लंग के खिलाफ लड़ने के लिए जहां एक तरफ सुरजा ब्राह्मण को सेनापति बनाया, तो दलाल खाप ने एक तरफ धूला बाल्मीक को सेनापति बनाया और उसको युद्ध करने की इजाजत दी। उसमें सभी बिरादरियों के योद्धा बनाए गए और हमारे जाट समाज से उस समय 2 योद्धा थे। एक हमारे मलिक भाई गजेश सिंह मलिक गठवाड़ा गोत्र से, उसका नाम कोई नहीं लेता, एक हरवीर गुड़िया, और गुज्जर भाइयों की तरफ से जोगराज सिंह गुज्जर, उस पर एक फिल्म भी बन गई। तो ये था 36 जाति का भाईचारा, और 36 जाति का भाईचारा रहना चाहिए। आज जब राकेश आर्य जी कह रहे थे कि हम भूरा नंगाइया के डूम हैं, भाई ये डूम जो शब्द है ये तो आदरणीय है, क्योंकि इसको राजस्थान में चारण कहा जाता है। क्या? चारण। राजस्थान में इनको चारण कहा जाता है, जो क्षत्रियों की वीरता को गाते थे और लिखते थे। और ये राज कवि रहे हैं, कवि हैं। तो मैं मिरासी समाज को डूमने कह के कवि कह करके प्रणाम करता हूं, क्योंकि कवि ये रहे। इन्होंने भूरा नंगाइया की बात हो, हरफुल जो हमारा यही का था, जो जाट था, उसकी बात हो, या एक समय में टेकराम हुड्डा गोत्र में हुआ, उसने बहुत अच्छे अच्छे कारनामे किए थे, चाहे टेकराम की हुड्डा की बात हो, तो उसका गुणगान किसने किया? उसका गुणगान इसी बिरादरी ने किया। तो ये तो जो अच्छी बात है उसको समाज के सामने रखने वाले हैं। ये डूम नहीं, ये हमारे कवि समाज है और कवि समाज के रूप में इनको मान्यता देनी चाहिए। और मैं सिर झुका करके इस कवि समाज का भी सम्मान करता हूं। अब मैं एक छोटी सी बात, आप क्यों बिगड़ते जा रहे हो? हम तो 12 राज्यों का जाट आरक्षण मांग रहे, 6 जातियों का और भी, और ब्राह्मण और वाल्मीकि को साथ लेके मांग रहे कि हमारा हक है, दिलवाओ, हमारे साथ आओ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, मेरी प्रेरणा क्या है? मेरी प्रेरणा महाभारत के जो अच्छे चरित्र है, रामायण के हैं या भूरा नंगाइया है, वो तो है ही। उसके अलावा जब कुश्ती का रमेश दलाल अध्ययन करता था यूनिवर्सिटी में, खुद भी वो लड़ा, उसने अपने जीवन में खुद भी, क्योंकि पहलवानों के परिवार से आता हूं, तो आपने एक नाम सुना, गामा। गामा का नाम सुना ना, बुजुर्गों को तो पता होगा। और गामा का और आपके साथ रिश्ते का आपको नहीं पता होगा। तो गामा का जन्म तो अमृतसर में हुआ और अखाड़ा बन गया लाहौर में। और लाहौर में जब अखाड़ा था तो उसने जब सारे पहलवानों को पछाड़ दिया, तो हिंदू मुसलमान की जो बात कभी कभी हो जाती थी, वो उसमें यकीन नहीं रखता था। क्योंकि उससे पहले जो एक पहलवान हिंदुओं में हुआ, वो उसको बहुत ज्यादा मानता था। उसका नाम था प्रेम सिंह। प्रेम
प्रेम सिंह और उसका समाज ने नाम दे दिया किक्कर सिंह। प्रेम सिंह का नाम किक्कर सिंह क्यों दिया? क्योंकि उसके गुरु ने खाड़े में ये कहा दातन तोड़ लिया। जब उस समय कोलगेट और ब्रश तो थी नहीं, वो दातन तोड़ के 2 बार लाया। गुरुजी ने कहा तू तो बढ़िया ना लाया। उन्होंने सोचा प्रेम सिंह पहलवान ने जब तू गुरु की सेवा नहीं कर पाया तो तू कुछ भी नहीं कर पाया। वो बड़ी की तरफ गया और पूरी किक्कर उखाड़ दी, पूरी किक्कर को उखाड़ के और लाके और पटक दिया। गुरुजी जुमशी बढ़िया चाहिए वाह तोड़ दूं। इसलिए प्रेम सिंह का नाम पड़ा किक्कर सिंह, क्योंकि वो हमारे समाज से थे, वो हमारी बिरादरी से थे। और उसका जन्म भी संधू गोत्र में पाकिस्तान में हुआ था। तो रमेश दलाल की सीमा सिर्फ अपने देश तक नहीं है। उसको यदि सेवा करने का मौका मिले तो किसान समाज की सेवा वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक सब जगह भी जाके करेगा, क्योंकि वहां पर भी मेरा परिवार बसता है। ये हरियाणा मेरा परिवार है, ये देश मेरा परिवार है। तो मैं गामा की बात को बता रहा था। जब गामा ने सबको हरा लिया, हिंदुस्तान में कोई भी पहलवान नहीं बचा, तो हमारी खाप में आया। तो उसका कद बहुत छोटा था, 5 फुट 7 इंच या 8 इंच चौड़ा बहुत था। और उस समय पहलवान 6.5 फुट 7 फुट होते थे। लेकिन गामा तगड़ा जरूर था, लंबा नहीं था। तो गामा बोला रहे चौधरी खापो आयो, तुमने मेरी कुश्ती देखी, बढ़ावा दिया, तुम भी मन मानो मेरा एक काम नहीं कर दो। बोला के? बोला मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूं, मन युद्ध है। अब वहां मुझे कद की वजह से, वजन की वजह से, वजन ज्यादा नहीं था, 110 किलो ही था। और उस समय 200-250 किलो के पहलवान थे। तो वो मुझे अंग्रेज ये कह सकते तू सबसे बड़े दंगल में नहीं लड़ेगा, तो मुझे आपका साथ चाहिए। तो सरों खाप बुला करके गामा को यह कह दिया गया था कि तुम इंग्लैंड में जाओ और जरा कुश्ती में नाम नहीं लिखा जाए तो वहां पर एक चुनौती देना कि जो विश्व में सबसे ज्यादा ताकतवर है वो गामा से आकर के लड़े, क्योंकि वो रुस्तमे हिंद है। उसने नाम लिया रुस्तमे हिंद। उसने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूं, वो आपकी बिरादरी से था। उसने कहा कि रुस्तमे हिंद। खापों ने उसको कहा तू कहना कि मैं गामा पहलवान भारत से आया हूं और रुस्तमे हिंद हूं, और हिंद का नाम हिंदू के ऊपर है। और यही हुआ। जब उसको इंग्लैंड में उस कुश्ती से लड़ने से मना कर दिया तो उसने उस समय वहां के अखबारों में कहा कि मैं हिंदुस्तान से आया हूं, मैं रुस्तमे हिंद हूं, पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है और मैं पूरी दुनिया के पहलवानों को ललकारता हूं। जिसमें दम हो, मेरे में वजन कम जरूर है, वो मिट्टी के अखाड़े में आकर के कुश्ती लड़े। और यदि मैं हार गया तो जितना इनाम सरकार दे रही है वो खापों ने मुझे पैसे की कह दिया, वो पैसे इनाम के रूप में गामा देगा, क्योंकि गामा को खाप देने जा रही है। और मैं जीत गया तो ये सारा जो मिला हुआ इनाम है इसको मैं हिंदुस्तान लेकर जाऊंगा। और यदि मैं हार गया तो हिंदुस्तान की खापों की तरफ से जो सरकार दे रही थी उतना मैं आपको दे करके जाऊंगा। ये थी आपकी शान खाप की। आज खाप कहां है? आज बिरादरियां कहां है? आज पहलवानी तुमने छोड़ दी, नशे तुमने पकड़ लिए, बहन भाई का रिश्ता तुम खत्म कर रहे हो। बच्चों की गलती नहीं है। जैसे स्वाति ने बताया, आजादी से 1 साल पहले यह समगोत्र विवाह का कानून बना अंग्रेजों के टाइम। आज उस बात को कितने साल हो गए? 78 साल। 78 साल से आप उस कानून की होली नहीं जला सके। पंचायतें तो बहुत की, दूसरे दिन पंचायत कर लेंगे और कहेंगे हमने एक प्रस्ताव तो पास कर दिया। अरे प्रस्ताव पास करने से सरकारें नहीं मानती, युद्ध करने से सरकारें मानती हैं। और आपका बेटा ये युद्ध कर रहा है और मैं सबको निमंत्रण देता हूं कि आप आए और रमेश दलाल के पीछे खड़े हो जाए। रमेश दलाल जब 55 युद्ध नहीं आ रहा तो जो गामा का इतिहास उसने बताया, बुरा निगाहिया का इतिहास उसने बताया, और उसने बोली की प्रेरणा भी बताई जो लड़कियों में हमारे यहाँ थी। और यही नहीं, आज भी मैं उस परिवार का इसलिए सम्मान करता हूं, चाहे भले ही पाकिस्तान में गया, उस एक परिवार में 5-5 एक समय बड़े महल हुए, 5-5 गामा के परिवार में। आज भी जो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शरीफ, नवाज शरीफ, सुना है ना तुमने? वो नवाज शरीफ की जो
बेटी ने नवाज शरीफ की जो पत्नी है, नवाज शरीफ की पत्नी गामा पहलवान के परिवार से है। थाने बिना पाकिस्तान में कुछ नहीं और आड़ा अंडो कटोरा ले गए। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता था, जो हमारे भाई पाकिस्तान में उनका फौज पे कब्जा, उनका कुश्ती पे कब्जा, उनका सरकार पे कब्जा, उनका प्रधानमंत्री बनता है और तब मुख्यमंत्री बनाते फिरो, उसमें भी दिक्कत आ रही है। यह है कमी आपकी, यह है कमजोरी। जिस कमजोरी को रमेश दलाल दूर करना चाहता है, मुझे कोई शौक नहीं है राजनीति का, क्योंकि राजनीति तो एक दलदल है, एक कीचड़ है। उस कीचड़ में तो किसी पर भी दाग लग जाए। लेकिन रमेश दलाल आज इस जुलाना में, जहां पर लास्टर भाई भी है और अपने नंदगढ़ का 12 दलालों का भी, और ये एलावत भाई भी है और मलिक भाई भी, और गोतों के सब आए हुए, सहरावत भी आए हुए, रेडू साहब भी हमारे बीच में बैठे। इनको साक्षी मान करके एक बात कहता है, जब तक समाज को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारे किसान समाज 36 बिरादरी किसान और मजदूर को न्याय नहीं मिलेगा, रमेश दलाल का युद्ध जारी रहेगा। उसके जीवन में वो जारी रहेगा, वो जीतता रहेगा, वो लड़ता रहेगा। ये 56वीं लड़ाई, ये 56वीं लड़ाई में जब मैं भूख हड़ताल में बैठा तो बहुत लोगों को लगा अभी समय ठीक नहीं था। भैया क्यों ठीक नहीं था? आपको मालूम है क्या कि रमेश दलाल क्यों बैठा? आज से 9 साल पहले लड़ाई शुरू हुई, बच्चे भी मर गए, आरक्षण भी नहीं मिला, तो न्याय कहां मिला? 9 साल से मामला दबा पड़ा था। बहुत सारे नेता जो अलग अलग पार्टी में बैठे, चाहे भाजपा में हो या कांग्रेस में, लोकदल में हो या जेजेपी में हो, किसी पार्टी में हो, वो जाट होकर भी जाट का नाम लेने से डरते कि वोट बिगड़ जाएगी, फिर सारी चीज वोट रहेगी के। वोट की चिंता छोड़ करके, और उसमें क्या किया कि प्रधानमंत्री ने वादा किया कि वो 6 जातियों में से बिश्नोई समाज को आरक्षण देगा। और इस देश में एक पिछड़ा कमीशन है। तुम्हें क्यों नहीं मिला? तुम्हें इसलिए नहीं मिला कि पिछड़ा कमीशन की पहली रिपोर्ट में तो तुम्हें आरक्षण की सिफारिश थी, जो चौधरी चरण सिंह के टाइम पे आया। मंडल कमीशन की पेज नंबर, पेज का पैरा बोल रहा हूं, उसमें 8.40 पे आपकी सिफारिश कर रखी है कि जाट, कुर्मी, कोयरी, यादव के समकक्ष है, इन सबको आरक्षण मिलना चाहिए। एक जाट को छोड़ दिया। उसके बाद उसी मंडल कमीशन के पैरा नंबर 925 में लिखा है हरियाणा का जिक्र कि हरियाणा में हाई और जाट दोनों बराबर है, समकक्ष है, इनको एसटी स्कूल ट्राइब में डालना चाहिए था। वो तो और भी बड़ा आरक्षण है, और इनको डाला ओबीसी में भी नहीं, इसलिए इनको आरक्षण मिले। हाईर यादव एक ही है, हाईर को, यादव को, गुज्जर को, सबको आरक्षण दे दिया, क्योंकि परिवार तोड़ना था, आपको छोड़ दिया। अब वो सिफारिश थी। उसके बाद 2014 में आचार संहिता लगी 12 मार्च 2014, उससे एक दिन पहले 11 मार्च को कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में आरक्षण दे दिया, लेकिन कमीशन से सिफारिश नहीं करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया। तो न भाजपा ने दिया न कांग्रेस ने दिया। भ्रम में मत रहना, पंचायत में सच बोलनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या दुरुक्ति कर रखी है, मुख्यमंत्री ने, ये तो आपके सामने। और 11 मार्च को हमारे साथ क्या विश्वासघात हुआ कि जब कमीशन की सिफारिश के बिना लागू नहीं हो सकता था, तो तुमने सिर्फ वोट लेने के लिए कह दिया कि हमने दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया। लेकिन अभी क्या षड्यंत्र चला कि 6 जातियों का आरक्षण मांग रहे। बिश्नोई हमारे में से ही, जाट में से ही बना है, सिर्फ बिश्नोई को दे दो। तो बिश्नोई को देने की कमीशन से सिफारिश करवा दी, और प्रधानमंत्री की टेबल पे सिफारिश आ गई। मुझे पता लग गया, मैं भूख हड़ताल पर बैठ गया कि 6 को दो, तो प्रधानमंत्री के सामने एक मुसीबत खड़ी होगी कि आदमी मजबूत है, हटेगा नहीं, भागेगा नहीं, इसलिए बिश्नोई को देगा तो पूरा जाट, पूरा देश का जो 80 लोकसभा सीट में है, वो तुझे ले बैठेगा। तो इसलिए मैं तारीख बता रहा हूं, 8 मार्च को हमारे माननीय भजन लाल का बेटा कुलदीप
बिश्नोई गृह मंत्री से मिलता है और उसने कह दिया भाई थारी रिपोर्ट आ चुकी, हम बिश्नोई को आरक्षण देने जा रहे हैं। तो उसने ट्वीट कर दिया, कहा हमारी आरक्षण की सिफारिश होगी, प्रधानमंत्री गृह मंत्री का वादा था, जब आपका बेटा भूख हड़ताल में बैठा था उस समय की बात है 8 मार्च की, मैं 1 मार्च से 17 मार्च तक भूख हड़ताल पे था। तो 8 मार्च को कुलदीप बिश्नोई ने कहा ट्वीट करके, एक कदम दूर, यानी कि अगले दिन आपका नोटिफिकेशन आ रहा है। फिर थोड़े थे तम ने छोड़ के, तो सरकार ने कोशिश की कि मैं अनशन खत्म कर दूं। हमारी खापों की तरफ से भी अपील आई, ये धरना जानता है क्यों सरकार बैकालियों मर जाएगा, इन्हें ठा दो तो वही नुआ का काम, तो तेरे मारे का उठ लेने। अरे मुझे अपनी जीवन की परवाह नहीं थी। रमेश दलाल 8 तारीख को उठ जाता तो अकेले बिश्नोई समाज को आरक्षण मिल जाता। रमेश दलाल ने कहा कि आचार संहिता लगने से पहले रमेश दलाल से बात भी मत करना, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले प्रधानमंत्री इस मांग को स्वीकार कर सकता है और हमारी मांग को स्वीकार नहीं करेगा तो किसी एक को देकर के नहीं भागेगा। फिर सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तरफ से, अपने हरियाणा के मुख्य प्रधान सचिव IAS अधिकारी जो वर्ल्ड बैंक में थे, राजेश खुल्लर का, जब मैं भूख हड़ताल पर बैठा था और 3 दिन ऐसी हालत थी कि मैं कभी भी इस दुनिया से जा सकता था, क्योंकि जो नब्ज है वो 42 चली गई थी, BP लो चला गया था, आखिरी सांसें रमेश दलाल गिन रहा था, लेकिन उसके दिल में एक आग थी कि आचार संहिता दूर है, आचार संहिता लगने के बाद धोखा नहीं होगा, इसलिए मुझे अनशन जारी रखना है और मुझे लोगों के लिए जीना है। और मैं उठता था, वो धड़कन की कमी के बाद उठता था, और धड़कन को बढ़ाने के लिए आपका बेटा 1-2 किलोमीटर उसके चारों तरफ वहीं पर पंडाल में घूमने लग जाता था। ये इन्होंने देखा जो धरने पे थे, डॉक्टरों की टीम वहां थी, पुलिस मेरे साथ रहती थी, वजन गिर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने धड़कन को देसी ढंग से बढ़ाने के लिए वही काम किया जो कभी हमारे पूर्वजों ने जब लड़ाई लड़ी भूरा निगाहिया ने, तो उन्होंने क्या क्या उस समय झेला होगा, लेकिन झुके नहीं, डरे नहीं, भागे नहीं, हटे नहीं, खड़े रहे। तो युद्ध में समझौता नहीं करना चाहिए। सभी खापों का मुझे यह दृश्य दिखाई देता था कि रमेश दलाल आपको जीवित रहना है, लड़ना है, क्योंकि 12 राज्यों के जाटों का, बिश्नोई का, त्यागी का, रोड का, सिख जाट का, मूले जाट के इज्जत और मान सम्मान का सवाल है। क्यों सवाल है? आज 38% अपने गांव में आपकी जाति में रिश्ते नहीं हो रहे। कितने 100 में से 38 रिश्ते नहीं हो रहे। कई मुल्कों में खेल दिया एक नया कार्ड कि लड़का लड़के से शादी कर ले, लड़की लड़की से। अरे ये बच्चे कहां पैदा होंगे? तो मुल्क जब और दुनिया इस रास्ते पे जा रही हो तो रमेश दलाल को तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जाट को यदि और इन 6 जातियों को आरक्षण नहीं मिला तो ख्याल रखना आपके बच्चों की शादी नहीं होगी, जमीन रही नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं। आरक्षण जब तक लागू नहीं था नौकरी मिलती थी, आरक्षण लागू होने के बाद नौकरी खत्म हो गई। आज मैं एक नौकरी का एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं। सबसे ज्यादा नौकरियां आर्मड फोर्सेस यानी फौज, एयरफोर्स का महकमा, कितने? 14 लाख। 14 लाख में से जब देश आजाद हुआ तुम्हारी बिरादरी के कितने थे? 9 लाख। आज कितने रह गए? 1 लाख से कम। नौकरी कहां गई भाई? जब लड़ाई थी तो आपको पूछते थे, आज 14 लाख में से 1 लाख से भी कम। ये आपका बुरा हाल कर दिया। प्राइवेट नौकरी करते बहुत मिल रही है, कहां मिल रही है? एक टाटा को छोड़ के जिस अडानी का जिक्र होता है, रिकॉर्ड में बोल, जिस अडानी का जिक्र होता है उसमें कंपनी में सिर्फ 23,000 आदमी। कितने? 23,000। पैसे कितने कमा लिए लूटने का? अडानी की कंपनी में रोजगार मिला हुआ है 23,000 को। तो कहां से बेरोजगारी दूर होगी? बेरोजगारी दूर करने का काम तो
तो उससे बढ़िया तो किसानों ने किया। अमूल दूध सुना आपने? अमूल दूध से मालूम है कितने लोग जुड़े हुए, कितने परिवार चल रहे हैं, जो खेती चल रहे। 23 लाख परिवारों का पेट पल रहा है अमूल दूध से, और अडानी सिर्फ 23,000 को। ये कृषि बचेगी, ये किसान बचेगा तो देश बचेगा, ये आरक्षण मिलेगा तो आपका समाज बचेगा। इसकी लड़ाई रमेश दलाल लड़ रहा है, उसमें मुझे आपका साथ चाहिए। ये आंकड़े मैंने दिए, इन आंकड़ों में कमी निकले तो मुझे आप टोक सकते हो। मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस को, मैं चुनौती देता हूं बीजेपी को, मैं चुनौती देता हूं सब पार्टियों को कि रमेश दलाल कह रहा है कि सरकारी नौकरी आपने खत्म कर दी और जो मिल रही है वो हमारी तो छीन ली, और जो कंपनियों को बढ़ावा दे रहे अडानी सिर्फ 23,000 नौकरी दे करके और सबको बेरोजगार बना दिया। तो उस जो गांव में जो बेरोजगारी बढ़ रही है 36 बिरादरी में, उसकी रक्षा कौन करेगा? समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं आपसे एक प्रस्ताव रखता हूं, एक तारीख तय करके आपको बता दी जाएगी। 16 जून से हम आंदोलन दोबारा शुरू करेंगे। हर जिले में हम पहले सरकार को ज्ञापन देंगे, तो एक दिन जींद जिले को आपको सूचना दे देंगे तारीख रख के, आपने जींद में पहुंचना है मेरे साथ और प्रधानमंत्री के नाम डीसी के माध्यम से ज्ञापन देना है। आगे की कार्रवाई आगे बता देंगे। ये काम हर जिले में हम करेंगे, हर जिले में करेंगे, क्योंकि हमें रुकना नहीं, हमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ना नहीं, हमें अपनी जीत का झंडा गाड़ना है। हमें 12 राज्यों में आपके लिए आरक्षण लेना है। और जो ये कानून है समगोत्र विवाह का, इस कानून को हमने रद्द करवाना है ताकि बहन भाई का पवित्र रिश्ता बना रहे, रक्षाबंधन का त्योहार बना रहे। ये लड़ाई हमने लड़नी। और तीसरा जो जमीन अधिग्रहण का है, उसमें तो एक धोखा हुआ। ये संयुक्त किसान मोर्चा के मेरे भाई रेडू साहब बैठे, बड़े फक्र से कह रहे थे कि हम 13 महीने बॉर्डर पर बैठे। हाँ बैठे तो थे, लेकिन क्या किया था भाई? 13 महीने क्या किया था? बिना 3 कृषि बिल रद्द करवा दिए, क्या फर्क पड़ रहा था? कहानी है, जरा ध्यान से सुनना, सबूत के साथ बोलता। कोई एसकेएम का नेता, कोई प्रधानमंत्री, कोई कांग्रेस का नेता रमेश दलाल के आज के इस सवाल का जवाब दे जाए तो समाज का जूता और मेरा सिर। बिना सबूत के रमेश दलाल कभी बात नहीं करता। पता क्या किया? मोदी ने बैठा रखा था। क्यों बैठाया? 2014 में कानून बना जमीन अधिग्रहण का, कांग्रेस के टाइम। उसके लिए जेल भरो आंदोलन रोहतक में चला रमेश दलाल ने। ये मांडोटी सबसे पहले जेल के अंदर गई थी, इन्होंने कुर्बानी दी और वहां से कानून बना। उसमें क्या लिख दिया कि डीसी रेट पे नहीं, बाजार मूल्य। बाजार मूल्य ज्यादा होता है, रजिस्ट्री का रेट कम, मुआवजा मिलेगा बाजार मूल्य से। और कितना मिलेगा? 4 गुना। और एक नौकरी, ये प्रावधान कर दिया। और 2 साल प्रक्रिया चलेगी, उसका सर्वे होगा तब जमीन ली जाएगी। तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही क्या किया? जुल्म। उसने जो हमारे किसानों के मसीहा सर छोटू राम, उसके नाती को पकड़ा, आपकी जींद के बेटे वीरेंद्र सिंह को पकड़ा। और वीरेंद्र सिंह को, ये रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं, ये मेरी बात झूठ हो, वीरेंद्र सिंह झूठला करके दिखा दे। और वीरेंद्र सिंह को कहा तू हमारा एक काम कर दे, तुमने मंत्री बना देंगे। वीरेंद्र सिंह ने कहा क्या काम करना है? कि जमीन अधिग्रहण का कानून किसान के हक में बन गया, तू इसी कानून को बदलेगा तो छोटू राम का नाती है, हरियाणा नहीं बोलेगा। हम तुझे उस महकमे का मंत्री बना रहे, ग्रामीण विकास मंत्री। आप वीरेंद्र सिंह जी अपने दफ्तर से इस कानून को बदल दो और हम आपको, जो कांग्रेस ने नहीं बनाया, आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं। हमारे भाई ने घुटने टेक दिए, मंत्री बनाया। तारीख बोल रहा 31 दिसंबर 2014, उस दिन वीरेंद्र सिंह ने दस्तखत कर दिए। किस चीज पर किए? कहा कि मुआवजा डीसी रेट
डीसी रेट, दूसरा किसी में 4 गुना नहीं, और जमीन का अधिग्रहण होगा 48 घंटे में। था आज भी ना खुले, 48 घंटे में जमीन लेंगे। और जो आपका 152 रोड गया, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है, इनके दोनों 2-2 किलोमीटर ली जाएगी, 4 किलोमीटर की पट्टी। किसने दस्तक किए? किसने किए? छोटू राम के नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। छोटू राम तो रमेश दलाल का दादा था, और जिसने गद्दारी की है उसको रमेश दलाल जीवन में बख्शने वाला नहीं। ये लड़ाई है रमेश दलाल, ये सिद्धांतों की लड़ाई। और मैंने उसके दस्तक जो गजट में छपे, जो पार्लियामेंट में लिखा, उसकी कॉपी संभाल करके रखी हुई। वीरेंद्र सिंह कह के दिखा दे कि उसने ये पाप नहीं किया, ये पाप किया तो फिर संसद में वो कानून नहीं बना। 3 बार वीरेंद्र सिंह लेकर के आया संसद में बिल, और संसद में बिल ला करके जब रखा तो संसद में झगड़ा हो गया। मोदी जी का बहुमत था लोकसभा में तो वीरेंद्र सिंह मोदी ने कानून बनवा लिया जो अध्यादेश लेके आता, लेकिन जब वो राज्यसभा में गया तो वो गिर गया, वो कानून नहीं बना। तो तुम्हें बॉर्डर पे इसलिए बैठाया क्यों? जो देश की पंचायत ने संसद से जिस कानून को नहीं बनाया, उस कानून को हरियाणा में बनाने के लिए तुम्हें तो बैठा दिया बॉर्डर पे, और हरियाणा विधानसभा में वो कानून बन गया जो देश की संसद ने नहीं माना था, जो देश की संसद ने उखाड़ करके फेंक दिया। देश की संसद ने किसान के साथ विश्वासघात नहीं होने दिया, वो कानून हरियाणा विधानसभा में पास हो गया। ये मैंने रिकॉर्ड पे बात बोली। यदि रमेश दलाल ने झूठ बोला तो कोई भी वीरेंद्र सिंह, कोई भी कांग्रेस का नेता, कोई भी बीजेपी का नेता या देश का प्रधानमंत्री रमेश दलाल ललकार करके कह रहा है वो मेरे पे मानहानि का मुकदमा चला सकता है। नहीं तो रमेश दलाल ने जो बात की है वो सबूत के सामने, कैमरे के सामने रखा है। ये है आपकी काली भेंट, कुर्सी भेंट, काली भेंट। अरुण ने कहा करोगे गुणगान, अब मैं और किसी के बारे में क्या बोलूं? सारे एक थैली के चट्टे बैठे, मैं और बोलना नहीं चाहता। सबूत सबके रखे, जो कभी छोटे आदमी से बुलवाएंगे। जीजन जुमशे ने बोला अर्दवाई लाल का पोता हूं, दलाल खाप में जन्म लिया था, कहता था हरियाणा में 1.5 पढ़ा लिखा है, एक अर्दवाई लाल और दूसरा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था डॉक्टर स्वरूप सिंह, उसको कहता था आज पढ़ा लिखा है। ये रमेश दलाल बुरा निगाहिया के परिवार से, ये रमेश दलाल जिसने सिख धर्म की स्थापना की, धर्म सिंह दलाल जो पहले सिख का पहला सेनापति बना, जो हमारे पंजाब का जो धर्म सिख धर्म उसकी स्थापना करने में भी मेरे परिवार का योगदान था। और जब हम सल्तनत से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, राजाओं से लड़े, तो बुरा निगाहिया इसी धरती पर लड़ी थी। और आज वही काम हरदवाई लाल के बाद रमेश दलाल कर रहा है। और रमेश दलाल ने ये सिद्ध किया, जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो आज जो कांग्रेसी बड़े फिरते मुंह छुपा करके बैठे थे, और देश का जो प्रधानमंत्री था नरसिंह राव, वो चंद्रा स्वामी जिसने राजीव गांधी की हत्या करवाई उसका शिष्य था। लेकिन आपका भाई और बेटा इस देश में अकेला था, इस देश में अकेला था जिसने लड़ाई लड़ी जैसे आज लड़ रहा है। और उसने क्या काम किया? उसने सिर्फ किया कि ये चंद्रा स्वामी कोई बाबा जी, साधु, संत, महात्मा, त्यागी, तपस्वी, ऋषि, मुनि और सन्यासी नहीं है। ये तो राजीव गांधी का हत्यारा और दुनिया का सबसे बड़ा अमीर, बरनोई का सुल्तान, जिसके कदमों की आहट पाने के लिए बेचैन रहता, दुनिया के हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर अदनान खागोसी, जिसका आशीर्वाद लेने के लिए बार बार दिल्ली की यात्रा करता है, जिसको दुनिया की बड़ी शक्ति इंग्लैंड जिन्होंने हमारे राज किया, उसकी प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर उसका स्वागत करती है। आपके भाई और बेटे ने उस चंद्रा स्वामी को जेल भिजवाया और कहा ये
राजीव गांधी का हत्यारा है और इसका असली नाम नेमीचंद जैन है। अपने जींद से निकलते हुए रोहतक को पार करते हुए अपने हरियाणा के रिवाजी के साथ सटते हुए राजस्थान के कस्बे बहरोड का निवासी है। वो राजीव गांधी का हत्यारा, उसको जेल के अंदर भिजवाया और प्रधानमंत्री पर मुकदमा दर्ज करवाया। प्रधानमंत्री नरसिंह राव मुकदमा भुगतते भुगतते दुनिया से गया और आपके बेटे की किताब आज भी दुनिया में, अंग्रेजी में दुनिया में, और गूगल पे सर्च करोगे तो बाजार में कितने की मिल रही है? 15,000 की। 15,000 रुपए की किताब। तो मैंने सोचा गरीब कैसे पढ़ेगा, दुनिया कैसे पढ़ेगी। हक मेरे पास था, मैंने उसको ऑनलाइन डलवा दिया। अब कोई भी उसमें अमेजोन जो देता 15,000 में और तने फोटो को दिखा दी, 300 पेज है और पूरा देश पढ़ लेगा, पूरी दुनिया पढ़ लेगी। तो आपका भाई और बेटा अंत में एक बात कहना चाहता है, ये पगड़ी इलाके की शान है। ये पगड़ी जो हमारे नंदगढ़ वाले ने लाटर खाप के सहयोग से चुनाना पूरे तहसील की तरफ से जो पगड़ी का सम्मान किया, रमेश दलाल ये कहता है कि आपकी इस पगड़ी के सम्मान को हमेशा बरकरार रखेगा। जिस प्रकार से भूरा नंगाइया शहीद हो गए, झुके नहीं, रमेश दलाल ने कभी झुका है और ने कभी झुकेगा। अंत में ये कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि आप मेरा साथ देना, रमेश दलाल जीतेगा क्योंकि हारा नहीं है। और एक बात बताऊं, इस चुनाव में पता नहीं कौन प्रधानमंत्री आ गया, यो होगा दूसरा होगा, हमने तो लड़ना है, कोई भी आओ, यू आ गया जब भी लड़ना और दूसरा आ गया तो भी लड़ना। लेकिन एक बात कह देता हूं प्रधानमंत्री जी, ये रमेश दलाल है, इसको ज्यादा छेड़ोगे कभी नरसिंह राव की तरह आपको भी जेल के सलाखों के पीछे न ले जाए, ये ख्याल रखना। ये रमेश दलाल है। इसने किक्कर सिंह प्रेम सिंह से अपनी बात को शुरू करते हुए जब भूरा नंगाइया शहादत, उसके बाद में किक्कर सिंह का जन्म हुआ था, हमारे जो दादा उनसे भी पहले जन्म हुआ था। जब रमेश दलाल का आदर्श प्रेम सिंह उर्फ किक्कर सिंह है, वो गामा के चरित्र को मानता है, जिसने हिंदुस्तान से जाकर के उसने इंग्लैंड में चुनौती थी। उसके बाद में मेरे परिवार के भूरा नंगाइया थे, चौधरी चंद सिंह था, ताऊ देवीलाल थे, ये वो मेरे साथ खड़े हैं। और जो छोटू राम का पोता है वो किसान का बेटा है, रमेश दलाल छोटू राम का पोता है, वो झुकेगा नहीं, लड़ेगा, जीतेगा। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हाथ खड़े करके ये वादा करो कि आप साथ दो। आप सबका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद रमेश जी। सभी साथियों से एक प्रार्थना है, एक मिनट का भाषण अपने प्रधान तुषार सिंह दलाल